Ashwini Kumar Dwivedi, Professor in HOD, Department of Physiology and Biochemistry in SKRP Gujarati Homeopathic Medical College, Indore. Sir is also founder, director and CEO of several well-known health institutes in Indore like Advanced Homeo Health Center and HMR Private Limited and Advanced Ayush Wellness Center. Sir also being the author of several books and editor in magazines well known. Sir has also had many research papers and articles, publications to his credit. Sir has also been awarded with international and national awards for his work like the International Star of Homeopathy and Excellent Homeopathic Physician. We welcome Sir Ramesh Das. Thank you, sir. Actually, डॉक्टर संगीता पानेरी के बाद मेरा लेक्चर होना थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैडम इतना अच्छे से समझाती हैं, उतना अच्छे से शायद मैं समझा नहीं पाऊँगा। मुझे अभी मैं वही बोल रहा था कि एसडीएल मुझे इतना अच्छा लगा कि सिर्फ आपको भूख जगाना है, खाना तो आप ही को है। तो गिव ए बिग हैंड टू मैडम, इतना अच्छे से समझाया उन्होंने। मैं इसको थोड़ा सा अलग भाषा में बोलता हूँ कि मेरा काम है सिर्फ भूख जगाना, पूरा पेट भर के खिलाना नहीं है, खाना आप ही को है। तो वो मैंने देखा भी कि इतना अच्छे से मैडम ने एसडीएल को आपको समझाया, तो वही मुझे लगा कि उसके बाद मेरा लेक्चर तो बच्चों को अच्छा लगेगा ही नहीं। सो कांग्रेट्स टू यू ऑल कि आपने अपने एम को अचीव किया एंड यू हैव गॉट एडमिशन इन द एमजीएम मेडिकल कॉलेज विच इज़ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश। और सभी डॉक्टर्स का ये सपना होता है कि हमको एमबीबीएस करना है और वो मध्य प्रदेश के टॉप मोस्ट कॉलेज से करना है, तो उसमें आपको अब मिल चुका है एडमिशन, बाकी करना आपको है। समझ गए? एमबीबीएस की पढ़ाई तो आपको इस कॉलेज से बहुत अच्छी पढ़ाई जाएगी। मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो रोल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन्स इन हेल्थ। अल्टरनेटिव मेडिसिन्स मुझे लगता है कि सभी ने अब तक तो अपनाई ही होगी यहाँ आने तक। अब आप भले एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं, लेकिन उससे पहले बचपन से 18 साल तक या 20 साल तक बड़े होने तक आपने कभी न कभी आयुर्वेदिक लिया होगा, होम्योपैथिक लिया होगा, कुछ नेचुरोपैथी लिया होगा, भाप लिया होगा, दैट इज नेचुरोपैथी। देन योगा किया होगा, कुछ लोगों ने मेडिटेशन किया होगा, दैट इज योगा। और बाकी यूनानी भी कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने पिंपल्स को हटाने के लिए साफी पिया होगा, दैट इज यूनानी मेडिसिन। तो ऐसा नहीं है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन का इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन एमबीबीएस और एलोपैथी का भी अपना इम्पोर्टेंस है। आज ग्लैमरस जमाना है, आप लोग किसको पसंद करते हैं? अभी मैडम बता रही थी रील, तो रील ऐसा मेरे जैसा आदमी खड़ा हो जाएगा और ऐसा बकबक करेगा, वो रील कोई नहीं देखना पसंद करेगा। कैसा रील पसंद करेगा? ग्लैमरस। तो जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसका हम लोग मॉडर्न मेडिसिन के नाम से बोलते हैं, उसके साथ ग्लैमर जुड़ा हुआ है। ग्लैमर यूं ही नहीं जुड़ा हुआ है। आप लोग जो मेहनत करते हैं, आज एमवाई की बात करें तो मोर देन 3000 ओपीडी है, और आप सीखते किस पे हैं? मरीज पर। केवल किताबी ज्ञान से आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो वो जो सीखने की व्यवस्था है वो एलोपैथिक मेडिसिन में है। वो ना आयुर्वेद के पास उतने पेशेंट्स हैं, ना होम्योपैथी के पास है, न योगा नेचुरोपैथी के पास है। एक बात वो मैडम ने बताना भूल गई थी शायद, मैं आयुष मंत्रालय का मेंबर हूँ और मध्य प्रदेश से मैं अकेला हूँ। 2014 में आयुष मंत्रालय बना था और 2015 से मैं लगातार आयुष मंत्रालय का मेंबर हूँ। तो मुझे आयुष पे बहुत ज़्यादा जानकारी है और मैं समझता हूँ कि जितना स्टूडेंट्स को आयुष स्टूडेंट को देना चाहिए वो अभी भी आयुष के कॉलेजेस नहीं दे पाते हैं। अगर मैं विश्व के दूसरे देशों की बात करूँ तो वहाँ पे ये व्यवस्था है कि पहले आपको एलोपैथिक मेडिसिन की पढ़ाई पूरी करनी होती है, उसके बाद आपको आयुष के जो भी कोर्स या जो भी सिस्टम आपको पसंद आए उसमें आप जा सकते हैं। हो सकता है एमसीआई ने इसको अपने यहाँ आगे लागू करने के लिए आपको ये व्यवस्था दी हो कि आपको फर्स्ट ईयर से ही आयुष के बारे में भी जानकारी दी जाए, सो दैट कि अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो पढ़ाई करने के बाद उसमें जा सकता है।
हो सकता है आगे सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेस आ जाए, क्योंकि कोई भी सिस्टम, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, योगा हो, यूनानी हो, कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। सभी को एक दूसरे का सपोर्ट लेना पड़ता है। कैसे लेना पड़ता है उस पर मैं बात करूंगा। हमारा प्रयास क्या है? स्वस्थ और सुखी समाज। आप किसी भी सिस्टम के मेडिसिन को पढ़ लें, आपका जो मेन एम है वो क्या है? हमको समाज का जो कष्ट है, दुख है, बीमारी है, उसको कम करना है। वो कैसे करना है? बस वो आपको आना चाहिए। जैसे आप लोग देखेंगे कि कभी आप कई बार अपने बीमारी को लेकर के गए होंगे और एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाए होंगे, तो उसने लीव 52 लिख दिया होगा आपको, या लीव 52 इज वेरी वेल नोन मेडिसिन, आप सबने खाई होगी। लीव 52 क्या है? आयुर्वेदिक मेडिसिन है। लिख कौन रहा है? एलोपैथिक डॉक्टर्स। क्यों? क्योंकि दे नो द क्वालिटी ऑफ दैट मेडिसिन। तो उस क्वालिटी को आपको जानना है। आपको किसी भी मेडिसिन की बुराई नहीं करना है, आपको उसकी केवल क्वालिटी को जानना है कि कौन सी दवाई कहाँ पर कारगर है। जैसे हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, वाट्स के लिए आते हैं, कॉर्न के लिए आते हैं, या हेयर फॉलिंग के लिए आते हैं, या पिंपल्स के लिए आते हैं, डार्क हेड्स के लिए आते हैं। वो लोग बहुत सारा क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, या कॉर्न के लिए ऑपरेशन करा लेते हैं, वाट्स के लिए लेजर करा लेते हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं होते हैं। तो फिर वही डॉक्टर उनको सलाह देता है कि गो टू द होम्योपैथिक डॉक्टर, और होम्योपैथी दवाई लेने से आपका कॉर्न पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, या वाट्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और हम लोग जो दवाई देते हैं उससे न केवल बीमारी ठीक होती है, बल्कि उसका निशान भी नहीं पता चलता है। विदाउट लेजर होम्योपैथिक मेडिसिन से न तो आपको कॉर्न का निशान पता रहेगा, न वाट्स का निशान पता रहेगा, और इसके अलावा जो बार बार होना है, जैसे लेजर करा लिया या ऑपरेशन करा लिया तो फिर थोड़ी दिन बाद हो जाता है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ होम्योपैथी। और बीइंग ए डॉक्टर ये आपको जानना चाहिए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एमसीआई ने ये व्यवस्था दिया है। और मैं कुछ बात करता रहता हूँ, हालांकि ये मैडम संगीता पानेरी का ही फील्ड है, मैंने उसमें से थोड़ा सा चुराया हुआ है। डाइट मैडम बहुत अच्छे से आपको समझाती रहती हैं, मैं तो आगे समझाएंगी, मतलब जब भी आपको क्लास लेंगी। तो मैंने तो कुछ उसमें से थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस पे ये निकाला हुआ है। मैं एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया और थैलासेमिया के लिए 20-25 सालों से काफ़ी वर्क कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा खान पान अपनाना है जिससे आपको खून की कमी न हो। अगर खून की कमी नहीं होगी तो आप बीमार ही नहीं होंगे, आपका इम्यूनिटी कम नहीं होगी, आपका बाल झड़ने का समस्या नहीं होगा, या आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं होगी। तो खून की कमी कैसे नहीं होगी, आपको ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा भुना हुआ चना और गुड़ खाना है, थोड़ा गर्म दूध में हल्दी डाल करके लेना है, बादाम लेना है रोस्टेड, भिगो करके नहीं, क्योंकि एलर्जी प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा है, इसलिए मैंने लिखा है कि भिगो करके नहीं लेना है। सोयाबीन लेना है रोस्टेड, पालक, पपीता, पिंड खजूर, सत्तू गुड़ के साथ, गेहूं का दलिया गुड़ और दूध के साथ, आंवले का मुरब्बा या आंवला कैंडी, गाजर, चीकू, चुकंदर, सेब, अनार, किशमिश, छोहाड़ा, मुनक्का, अंजीर, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको एग या फिश लेना चाहिए। ये मैंने आयरन और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बनाया है, बहुत ही सिंपल सा है, आयरन और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। फिर विटामिन सी है, विटामिन सी ज़रूरी है हमारे लिए। तो आपको आयरन और प्रोटीन का भरपूर मात्रा लेना है, उससे क्या होगा, हमारा हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और स्टूडेंट्स को बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आज जो बच्चे नहीं आए हैं उनको ये लेक्चर दोबारा सुनाना हो तो मैं वैसा का वैसा लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। आज अगर आप कॉलेज नहीं आते हैं, एक लेक्चर मिस होता है, तो वो आपके लाइफ टाइम की हानि है। तो वो लॉस आपको नहीं होना चाहिए। आप किसी भी मरीज को ये नहीं बोलेंगे कि जब आपकी बीमारी पढ़ाई गई थी उस दिन मैं कॉलेज नहीं गया था। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आपको खुद की हेल्थ का ध्यान रखना है, और उसके लिए एकदम सिंपल सा फार्मूला है, ये सबके घर में अवेलेबल है। जो लोग बाहर से आए हैं वो हॉस्टल में अपने रख सकते हैं। मैं बात कर रहा था एनीमिया का। एनीमिया पे इतना काम किया कि हमारे देश की राष्ट्रपति जब इंदौर में आई 10 जनवरी 2023 को, तो उन्होंने ये जानने के लिए मुझे बुलाया कि आप किस तरीके से एनीमिया के मरीजों को राहत पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, बड़ा कठिन होता है
इतना आसान नहीं होता है। हम जब किसी लाइन पर जाते हैं तो हमको स्टार्टिंग में वैसी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन उस पर लगे रहना होता है। इसीलिए शायद चिकित्सकों का जब वो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तब उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो आप जब भी किसी भी बीमारी पे काम करें तो आप निराश मत होइए, हताश नहीं होइए। फेल्यूर ही हमें सिखाता है। जब वो मरीज नहीं ठीक होता है तो हम उसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। जो मरीज ठीक हो जाता है उस बीमारी के बारे में तो हम पढ़ते ही नहीं हैं। हमारे पास स्टोन के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, स्टोन का हम दवाई देते हैं, 2-4 दिन 10 दिन में स्टोन निकल जाता है, तो हमारे लोग बहुत आसान सा बीमारी लगता है। तो जो बीमारी नहीं ठीक होती है उसके लिए आपको पढ़ना है, उसके लिए मेहनत करना है और सोसाइटी का दुख दर्द कम करना है। मैं निर्मला सीतारमण जी भी उसी दिन मिली थी मुझे। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि जब तक बजट में प्रावधान नहीं होगा एनीमिया की बीमारी को ठीक करने का, तब तक देश से एनीमिया को मिटा नहीं पाएंगे। तो मेरी बात को मैडम ने माना और इसी साल के बजट में उन्होंने प्रावधान कर दिया कि 2047 तक देश में सिकल सेल एनीमिया का निवारण करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि 2047 के बाद देश में एनीमिया का एक भी मरीज, सिकल सेल एनीमिया का एक भी मरीज पैदा ही नहीं हो। और हम जिस बेल्ट में काम कर रहे हैं इंदौर में आसपास धार, झाबुआ, राजगढ़ का जो बेल्ट है, वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के काफ़ी सारे पेशेंट हैं। मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं। वो लोग छुपा करके शादी कर लेते हैं, जिससे दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। हेरिडिटी बीमारी है, आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे। कुछ लोग जानते होंगे, जैसा कि मैडम ने बोला कि दूसरे जो सोर्स है पढ़ने के, उससे आप लोग पढ़ करके आए होंगे या तैयारी के दौरान पढ़ा होगा। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, उसमें आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। तो जब शेप चेंज होकर के वो पैदा होगा तो किसी दवाई से ठीक नहीं होगा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं, हमारे राज्यपाल जी चाहते हैं कि सिकल सेल एनीमिया पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लोगों को समझाइश देने की ज़रूरत है। हम लोग ऐसा अवेयरनेस रैली शहर में निकालते हैं हर साल। फरवरी के लास्ट वीक से लेकर के मार्च के फर्स्ट वीक से तक हम लोग ये रैली निकालते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। साल भर हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने एक हफ्ता चुना हुआ है। कुछ लोगों को तो अवेयर किया ही जा सकता है। ऐसा ही अगर हर कोई करेगा तो ज़रूर हम जो हमारे सरकार का मोटो है उसको अचीव कर सकेंगे। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन हेल्थ केयर। ये आपको अच्छे से मालूम है। आप लोगों ने कभी टॉन्सिल्स की परेशानी हुई होगी तो दूसरी एंटीबायोटिक खाया होगा, जब ठीक नहीं हुआ होगा तो होम्योपैथिक दवाई लिया होगा, या डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का बोला होगा, ऑपरेशन से डर करके होम्योपैथिक दवाई खाया होगा। तो अल्टरनेटिव सिस्टम जो है उसका एक सिग्निफिकेंट रोल है हमारे हेल्थ केयर में, जिससे आप बच नहीं सकते या झुठला नहीं सकते। ये सारा मिल करके करता क्या है, हमारे हेल्थ और वेलनेस के लिए काम करता है। हेल्थ मतलब होता है फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग, ऐसा WHO का मानना है। WHO ने डिफाइन किया है हेल्थ को, और मैं उसको बोलता हूँ हेल्थ इज द मेंटली, फिजिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली वेलबींग, है ना। इकोनॉमिकली वेलबींग कैसे? जैसे आपके पेरेंट्स का सपना है कि हमको उसको बच्चे को MBBS में पढ़ाना है, और उससे रैंकिंग अगर नीचे आ गई तो प्राइवेट कॉलेज की इतनी फीस है कि वो पढ़ा नहीं पाते हैं। तो इकोनॉमिकली जब हम वीक रहते हैं तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जैसे आपको अच्छा वाला मोबाइल खरीदना है ना 1-1.5 लाख का, और पैसे नहीं है और पापा मम्मी मना करते हैं, तो फिर क्या होता है, आपको दूसरे का देख देख करके मोबाइल हीन भावना आ जाती है। तो वैसा हीन भावना नहीं आनी चाहिए। तब आप मेंटली फिट है, तब आप मेंटली हेल्दी हैं। सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, सबका अपना अपना रूप है। हम इतने सारे लोग बैठे हैं, लगभग 150-200 लोग, सभी एक जितने हाइट के तो नहीं हैं, सभी एक जितने वेट के भी नहीं हैं। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, सभी अलग अलग हैं, पर सभी मिल करके मुट्ठी बनाती हैं। तो वो मुट्ठी कैसे बनेगी? आपको अल्टरनेटिव हेल्थ केयर के सहयोग से कैसे बनेगी, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। होलिस्टिक अप्रोच सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना। मैंने क्या बोला कि आपको किसी भी सिस्टम के मेडिसिन का बुराई नहीं करना है, आपको तो उसमें अच्छाई क्या है वो देखना है।
जैसे हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं ना, फीचर फिल्म, तो उसमें से किसी को डांस पसंद आता है, किसी को कुछ और पसंद आता है, किसी को डायलॉग्स पसंद आता है, और किसी को उसमें से पॉजिटिविटी दिखती है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को 2 पिक्चर्स की बात करता हूं जो मुझे अभी तक बहुत पसंद आई। एक चक दे इंडिया, चक दे इंडिया आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना, और दूसरा वो आमिर खान वाली थी ना, क्या 3 इडियट्स, हाँ वही 3 इडियट। तो उसमें दोनों में लेसन्स क्या था? चक दे इंडिया में अगर आप शाहरुख को देखेंगे तो उसने डिसिप्लिन बहुत अच्छी बताई, हाइट्स ऑफ डिसिप्लिन बताई उसने, कि आप अगर ग्राउंड पे लेट आते हैं तो किसी को कोई एक्सक्यूज नहीं है, ग्राउंड का 8 राउंड 10 राउंड आपको लगाना है। उसके बाद बहुत सारे जो प्लेयर थे उन्होंने प्रेशराइज करने का कोशिश करा शाहरुख को कि मुझे उसकी जगह रिप्लेस कर दो, लेकिन शाहरुख नहीं माना। तो डिसिप्लिन आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन हम नहीं सिखा पाएंगे, वो आपके अंदर जागृत करना है आपको। जैसा मैडम ने बोला आपको, हम केवल आपको बता सकते हैं। जैसे मैडम ने बोला कि वो क्या था, इंस्टा 20 मिनट तक चला सकते हो आप। जैसे 20 मिनट आपने चलाना चालू किया ना तो आपको नशा लग जाएगा, तो आप उसको 2-4 घंटे भी छोड़ नहीं पाएंगे। तो वो डिसिप्लिन आपको याद रखना है कि टीचर ने बोला है तो आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाना है। मेरे पास काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे को आप मना कर दीजिए कि वो मोबाइल नहीं चलाए। मैंने एक पेशेंट को बोला कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा बच्चे के साथ, तो वो मेरे से लड़ाई करने लग गया। बोले आप कैसे डॉक्टर हैं, बच्चे को इतना सा तो बोलना है कि आप मोबाइल मत चलाओ, आप बोल दीजिए वो नहीं चलाएगा। मैं बोला भाई मैं तो नहीं बोल सकता, जब मैं दिन भर मोबाइल चलाता हूँ, आप दिन भर मोबाइल चलाते हो, तो मैं बच्चे को कैसे बोल दूंगा कि मोबाइल मत चलाओ? तो लड़ने लगा पेरेंट, बच्चे के सामने ही, बच्चा भी बैठा था। मैं बोला आप ऐसा करिए, 7 दिन आप मोबाइल मत चलाइए, फिर आप बच्चे को लेकर के आइए तो मैं बोलूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनलिमिटेड मोबाइल चलाएंगे। आज का युवा वर्ग क्या है, वो रात को 2 बजे 4 बजे 6 बजे तक मोबाइल चला रहा है। देयर मस्ट बी अ लिमिटेशन। आप एक लिमिटेशन में रहिए। आप रात को 11 बजे 12 बजे 12:30 बजे 1 बजे कोई तो एक फिक्स डेडलाइन रखिए कि इसके बाद हम मोबाइल नहीं चलाएंगे। दैट इज द डिसिप्लिन। मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चे डॉक्टर हैं। एक मेरी बेटी है, वो MBBS करके अभी गवर्नमेंट में जॉब कर रही है, लोगों को सर्व कर रही है, और बेटा फाइनल MBBS में है। मैंने बहुत स्ट्रिक्ट रखा हुआ था उन लोगों को कि रात को आप 11:30 बजे के बाद मोबाइल मत चलाइए। वेरी सिंपल। भाई आप 11:30 मैं बोलूँगा तो 1 घंटे बाद 12:30 तक तो रख ही देंगे। हालांकि रोज मैं लास्ट सीन देख लेता था। तो ऐसा आपको खुद को ये डिसिप्लिन पालन करना है। कई बार पेरेंट्स या टीचर्स हमको ऐसी बातें सिखाते हैं जो हमको थोड़े समय के लिए कड़वी लगती है, लेकिन वो बाद में जाकर के हमारे लिए फायदेमंद होती है। दूसरे 3 इडियट्स में आप लोगों ने देखा ही था कि कैसे रट करके हम वो जो चतुर था उसकी क्या हालत हुई थी, और कैसे सीख करके आमिर ने इतना बड़ा एम्पायर चालू किया था। तो मेडिकल सिस्टम जो है वो रटने का सिस्टम नहीं है, आपको सीखना है, लर्निंग। और वो कैसे आएगी? इंटरेस्ट से। तब आप जाकर के होलिस्टिक अप्रोच अपना सकेंगे। आप किताबें पढ़िए, आप लिटरेचर देखिए, आप रिजल्ट्स देखिए। अगर आपको लगता है कि आपसे ये बीमारी नहीं ठीक हो सकती है तो आप मरीज को बोल दीजिए ना, गो फॉर आयुर्वेदा, गो फॉर होम्योपैथी, आप योगा अपनाइए, नेचुरोपैथी अपनाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी हमने कोविड का दौर देखा है। आप लोग कैसे माने जाएंगे मालूम है आपको? पोस्ट कोविड। आपकी जनरेशन क्या है? पोस्ट कोविड। कुछ लोग कोविड में चले गए ऊपर, तो दुनिया प्री कोविड और पोस्ट कोविड ऐसी जानी जाएगी। तो आप लोग पोस्ट कोविड वाले हो। आपने देखा कि लोगों ने जान बचाने के लिए क्या किया, आईसीयू में एडमिट रहे, वहाँ पे इंजेक्शन लगते रहा, वहीं पे भाप लिया, वहीं पे आयुर्वेदा का काढ़ा पिया, वहीं पे होम्योपैथी के आर्सेनिक एल्बम खाई, वहीं पे भाप लिया, और वहीं पे योगा भी किया। मतलब हमारी जान प्यारी है, उसके लिए हमको सब कुछ करना है। तो इसलिए आपको होलिस्टिक अप्रोच अपनाना है। होलिस्टिक अप्रोच अपनाने के लिए हमको सभी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए। और क्या है, ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है ये क्या है? कंप्लीमेंट्री है। कैसे कंप्लीमेंट्री है मैं अभी बता रहा हूं आपको।
कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है? जैसे आपने ऑपरेशन कर दिया या आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया तो क्या करते हैं? प्लास्टर लगा देते हैं, प्लास्टर लगा देते हैं। आजकल तो नेलिंग कर देते हैं या स्क्रीन कर देते हैं या ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? उसको बोलते हैं कि आपको 1.5 महीने फिजियोथेरेपी कराना है। तो व्हाट इज दैट फिजियोथेरेपी? ये कॉम्प्लीमेंट्री। आपने केवल ऑपरेशन कर दिया या आप अस्पताल में एडमिट रहे, केवल एडमिट रहता करके ही इलाज नहीं होता है। हमेशा आप बीमारी के लिए एडमिट हो जाते हैं क्या? नहीं, हमेशा हम दवाई खाते रहते हैं। जब एक लिमिट से, थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर हो जाती है बीमारी, तब हम एडमिट होते हैं। तो ऐसे ही जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, वो सारा अल्टरनेटिव थेरापीज हैं। हम लोगों को बताते हैं कि आप स्वस्थ रहने के लिए योग करिए। स्वस्थ, जिसकी बात साइनस की परेशानी हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लिखता है। फिर उसके बाद फिर जाएंगे तो क्या बोलता है? थोड़ा सा भाप लिया करिए। भाप क्या है? नेचुरोपैथी। आप सिर दर्द, माइग्रेन के लिए डॉक्टर के पास जाते होंगे ना, आप खुद से पहले टैबलेट खाते हैं, 2-3 टैबलेट दिन का खाने लग गए। मेरे पास एक पेशेंट आई, वो दिन का 6 कैल्बिफ्लेम खाती थी, फिर भी सिर दर्द नहीं ठीक होता था। तो होम्योपैथिक दवाई थोड़े दिन लिया और सिर दर्द ठीक हो गया। तो सिर दर्द नहीं ठीक होता तब हम उसको शिरोधारा या शवासन की सलाह देते हैं। दैट इज द योगा एंड नेचुरोपैथी। फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन और क्या है, और आपको क्या जानने की जरूरत है? ये अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है वो नेचुरल है, नॉन इन्वेसिव है। कई बार पेशेंट को डॉक्टर लोग ऑपरेशन की सलाह दे देते हैं, घुटने खराब हो जाते हैं ना, आर्थराइटिस हो जाता है, तो उसको डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि ऑपरेशन करा लीजिए। लेकिन पेशेंट डोंट वांट टू गो फॉर द ऑपरेशन, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट चाहिए। तो वो क्या करते हैं? आयुर्वेदा, होम्योपैथी अपनाते हैं, या योगा अपनाते हैं, या साइकिलिंग करते हैं, या स्विमिंग करते हैं। तो ये सारा जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। वो ऐसे ही नहीं है, फालतू का नहीं है। आपका वजन बढ़ गया तो आप जो एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये तो आपने कई बार सुना होगा। अभी मैं बात कर रहा था कि आप गर्म दूध में हल्दी लिया करिए। गर्म दूध में हल्दी लेंगे तो क्या होगा? इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन हमको क्या सिखाती है? प्रिवेंटिव केयर। आप ऐसा रहिए, ऐसा करिए जिससे आप बीमार ही नहीं हो। पर आप लोग तो डॉक्टर बनने वाले हैं, अगर मरीज ही नहीं आएगा तो फिर आपका कैसे चलेगा काम? इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको प्रिवेंटिव केयर नहीं समझाएंगे। प्रिवेंटिव केयर समझाना जरूरी है, उसके बाद भी वो बीमार होते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो 150 बच्चों में से सभी लोग मेरी बात तो मानेंगे नहीं। वैसे ही सारे मरीज हमारी बात नहीं मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोगों को मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बहुत बोरिंग लगेगा। तो ये हमारा समय होता है, जैसा हमारा समय चल रहा होता है उसके आधार पर सारी कुछ होती है। हम मरीज को बोलते हैं, मेरे पास पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। मैं उनको समझाता हूँ कि मिर्ची मत खाया करिए, लाल मिर्ची, इससे पाइल्स की परेशानी बनी रहेगी या बढ़ जाएगी। तो मानवीय पेशेंट आते हैं, ऐसा कैसे डॉक्टर साहब, हम लाल मिर्ची नहीं खाओगे तो जियोगे कैसे? तो मतलब लाल मिर्ची तो खाएंगे ही। जैसे आपको सोर थ्रोट की बार बार परेशानी होती है और डॉक्टर आपको सलाह देता है कि कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, आइसक्रीम मत खाइए, तो आप डॉक्टर की बात मानते हैं? नहीं। बाहर निकलते ही पानी पूरी के ठेले पे जाते हैं और पानी पूरी खा लेते हैं, या कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, या आइसक्रीम ले लेते हैं। फिर क्या होता है? थोड़े दिन बाद फिर से गला खराब हो जाता है। कल शायद आशा ताई का बर्थडे था, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था आशा जी का। आशा जी ने बोला कि उन्हें याद नहीं है कि कभी उन्होंने रेफ्रिजरेटर से निकाल करके कोई पानी पिया होगा। शी हैज नेवर टेकन एनी टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, दही, अल्कोहल। क्यों? क्योंकि गला खराब हो जाएगा और गा नहीं पाएंगे। तो प्रिवेंटिव केयर का इतना इंपॉर्टेंस है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप बीमार ही नहीं होंगे। वो हमको अल्टरनेटिव सिस्टम ज़्यादा बेहतर तरीके से सिखाता है। देन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एंड कंडीशन, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको आपकी चिकित्सा पद्धति से मरीज को आराम होता है तो वाले इनको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर बार बार आपने उसको मेडिसिन दिया, बार बार आपने ऑपरेशन किया, फिर भी उसको बीमारी ठीक नहीं हो रही, बार बार चली आ रही है, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में उसको आप सजेस्ट कर दीजिए कि आप गो फॉर द अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट।
आपको एक बात मालूम है कि नहीं मालूम है, इतने बड़े बड़े एलोपैथी के अस्पताल हैं, उसके बाद भी होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, बड़े बड़े वेलनेस सेंटर बने हुए हैं बेंगलोर में। वो अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी गए थे ना जीव के लिए, उनको खांसी आती थी तो उनको मोदी जी ने सजेस्ट किया था कि जिंदाल वाले के यहाँ जाना, तो नेचुरोपैथी लेने गए थे। इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं दिल्ली में, फिर भी नेचुरोपैथी लेने के लिए जाना पड़ा खांसी के लिए। तो ये सारे सिस्टम आखिर चल कैसे रहे हैं? ये कैसे चले मालूम है आपको? जब एलोपैथिक डॉक्टर्स उनको बोल देता है कि आपकी बीमारी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, then they switches to alternative medicines, और मरीज को ये समझा देते हैं कि आप तो ठीक ही नहीं हो सकोगे, मैं अप्लास्टिक एनीमिया पे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट आते हैं पूरे देश से, देश के बाहर से भी आते हैं, उनको एम्स में, पीजीआई में, सीएमसी वेल्यूर में एडमिट रहते हुए ये समझा दिया जाता है कि आपकी जो बीमारी है वो ठीक नहीं होगी, आप 4 या 6 महीने में मर जाएंगे। उसके बाद पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसको दवाई देते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, न उसको किसी प्रकार की दवाई की जरूरत होती है आगे, और न वो मरता है। तो किसी का मरना जीना हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अल्टरनेटिव सिस्टम तब वर्क करती है जब एलोपैथिक वाले मना कर देता है, मतलब व्हेन एलोपैथी फेल्स, उसके बाद भी अल्टरनेटिव मेडिसिन काम करती है। तो इसलिए आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन के हेल्थ केयर के इम्पोर्टेंस को जानना बहुत जरूरी है। और क्या कराता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये स्टूडेंट के लिए, आपको अपना माइंड सेटअप वो बहुत अच्छा रखना होता है। जब आपका माइंड सेटअप अच्छा रहेगा, जब आप पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ाई करेंगे, तो आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो हमको योग, प्राणायाम ये क्या सिखाता है? मेंटल हेल्थ के बारे में। और आसान मैं लोगों को बोलता हूँ, स्टूडेंट्स को, कि आप शीर्षासन किया करें। अगर आप शीर्षासन करते हैं तो आपको मेंटल परेशानी से काफी बचाव हो सकेगा, आपका बाल नहीं झड़ेगा, ब्रेन को ब्लड की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। अब ये मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से आपका अल्टरनेटिव सिस्टम जो है वो काम करता है। हमारे शरीर में कोई भी एक्शन कैसे होता है? when nerve fiber can be stimulated by a suitable stimulus. suitable stimulus क्या है? आपको बुखार आया तो जो भी दवाई आप लीजिए उससे आपका बुखार उतर जाना चाहिए, that is the suitable stimulus. आपको खांसी हुई, खांसी के लिए जो भी आप दवाई लेंगे उससे आपका खांसी ठीक हो जाना चाहिए, that is the suitable stimulus. चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, whatever so may be, लेकिन वो suitable stimulus होना चाहिए। तो सुटेबल स्टिमुलस क्या क्या हो सकता है? एज पर फिजियोलॉजी, केमिकल, मैकेनिकल, थर्मल और इलेक्ट्रिकल, 4 तरह के सुटेबल स्टिमुलस है जो नर्व फाइबर को स्टिमुलेट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बता रहा था कि ऑपरेशन के बाद या प्लास्टर के बाद उसको फिजियोथेरेपी की सलाह दी जाती है। तो फिजियोथेरेपी क्या है? मैकेनिकल। हमारी उंगली टेढ़ी हो गई है तो वो कोई दवाई से तो सीधी होगी नहीं, उसको मैकेनिकल तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। हमारे जॉइंट में सूजन आ गया या टेढ़ापन आ गया तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? मैकेनिकली। इसलिए रोल ऑफ फिजियोथेरेपी। बाकी हमने ऐसा डिवाइड किया हुआ है, ये किताब में नहीं है, मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। केमिकल में क्या है? आयुर्वेदा एंड एलोपैथी को हमने रखा है। आयुर्वेदा में बहुत सारा वो लोग भस्म वगैरह बनाते हैं, मतलब डायरेक्ट ड्रग सब्सटेंस को लेते हैं और उसको या तो बर्न कर देते हैं या उसका आस और रस बना करके देते हैं, तो उसमें भी ड्रग सब्सटेंस का पार्ट रहता है। और एलोपैथी जो है वो प्योरली केमिकल है, तो उसमें हमने उसको केमिकल में रखा हुआ है। देन मैकेनिकल में योग हमारा 2 जगह आएगा, एक तो जो हम आसन करते हैं वो मैकेनिकल हो जाता है, और फिर जब हम प्राणायाम करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल हो जाता है। तो मैकेनिकल में योगा और फिजियोथेरेपी, कुछ लोग जैसे लंबर या सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है तो उनको सीधे बैठना चाहिए। अगर आप अपना पोस्चर करेक्शन करेंगे तो आप मैकेनिकली ठीक रहेंगे। देन थर्मल में हीट एंड कोल्ड, कई बार आपने देखा होगा कि बुखार दवाई देने से या इंजेक्शन लगाने से भी नहीं उतरता है, तब हम क्या करते हैं? थर्मल अपनाते हैं। थर्मल में क्या करते हैं? उसको कोल्ड स्पंजिंग करते हैं या फिर आइस वाटर स्नान का बोला गया है किताब में।
तो दैट इज द थर्मल। आप सोचिए इतनी बड़ी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, लेकिन किसी दवाई से बुखार नहीं उतर रहा है। हमको कहाँ जाना पड़ता है? कोल्ड स्टोन। तो उस समय जो सुटेबल स्टिमुलस है वो क्या है? कोल्ड स्टोन। तो उसी तरीके से नेचुरोपैथी शायद होगा, मिट्टी स्नान का बताया गया है, पहले के लोग शायद करते रहे होंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में होम्योपैथी को हमने रखा हुआ है प्रीवियस में। होम्योपैथी क्या है? हमारे पास जो दवाइयाँ हैं दैट इज द पोटेंटाइज्ड मेडिसिन। उसमें कोई भी आपके अंदर ड्रग सब्सटेंस नहीं जाता है। 1 पार्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंस और 99 पार्ट ऑफ डिस्टिल वाटर। इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट पोटेंसी बनती है वो होम्योपैथी की बनती है। फिर फर्दर पोटेंसी के लिए हम फर्स्ट पोटेंसी फिर से 99 ml ऑफ डिस्टिल वाटर लेते हैं और ऐसा बनती चली जाती है। तो उसमें केवल पावर रहता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल रहता है। और इलेक्ट्रिकल का आपके एलोपैथी में कहाँ यूज होता है? बेस्ट यूज कब होता है? शायद आपने ध्यान दिया होगा, सार्बिट्रेट लोग जेब में लेके चलते हैं। सार्बिट्रेट को कहाँ रखते हैं? जीभ के नीचे। जीभ के नीचे क्या है? बहुत सारे नर्व फाइबर्स हैं। यहाँ से सीधे नर्व एंडिंग ब्रेन को जाएगा और उसका कार्डियक प्रॉब्लम सॉल्व करा देगा। या फिर डेपिन कैप्सूल आता है, उसको लेकर के चलते हैं। जब ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है तो उसको जीभ के नीचे दे देते हैं। तो उस समय इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से तुरंत उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल का भी इम्पोर्टेंस है। तो ये हमारा जो सिस्टम है ये इस तरीके से चलता है। हमारे नर्व फाइबर उतना स्टिमुलेट होना चाहिए जिससे हमको डिजायर्ड रिजल्ट मिलना चाहिए। और वो डिजायर्ड रिजल्ट केमिकल, मैकेनिकल, थर्मल या इलेक्ट्रिकल किसी भी तरीके से मिल सकता है। इसलिए अल्टरनेटिव मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट, ये आयुष में आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी आता है। काफ़ी लोग अवेयर हैं। आजकल सोशल मीडिया के चलन के कारण भी काफ़ी लोग अवेयर हैं। अभी अगले महीने से डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रकोप आ जाएगा तो व्हाट्सएप पे आपके पास आने लग जाएगा कि यूपेटोरियम परफोरेटम लीजिए, होम्योपैथिक मेडिसिन, उससे आपका प्लेटलेट डाउन नहीं होगा। आयुर्वेदा में बहुत सारा काढ़ा बताया जाता है। आयुर्वेदा पे आपका लेक्चर हो चुका है। डॉक्टर अखिलेश ने आयुर्वेदा के बारे में काफ़ी सारा जानकारी दिया है। तो आयुर्वेदा के बारे में मैं उससे बेहतर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो आयुर्वेदा का विशेषज्ञ था। नेक्स्ट, तो मैं आपको आयुर्वेदा का जो पार्ट है वो स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि आयुर्वेदा पे आपका लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट, प्रीवियस योगा। योगा क्या है? जोड़ना। सिंपल भाषा में क्या है? जोड़ना। उसको कई तरह से लोग कहते हैं कि शरीर को आत्मा से जोड़ना, खुद को भगवान से जोड़ना, वो सब ठीक है। लेकिन आपको स्वास्थ्य के लिए योग कैसे करना है वो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि योग हम 2 तरीके से प्रयोग करते हैं। एक तो उसको जो हम आसन करते हैं दैट इज द फॉर फिजिकल बेटरनेस। दूसरा जो प्राणायाम करते हैं वो हमारे योगा इज मेडिटेटिव प्रोसेस फॉर सेल्फ डिस्कवरी एंड लिबरेशन। आपके खुद के मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, मेंटल बूस्टअप के लिए योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब हम उसको इलेक्ट्रिकल यूज से करते हैं। अगर आपको मेमोरी बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना है? कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपको योगा करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको शवासन करना पड़ेगा। ये इस तरीके से योग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रार्थना है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। फाइनल स्टेज जो है वो समाधि है। इसीलिए योग कठिन हो गया है। लोग क्या सोचते थे कि योग जो है केवल ऋषि मुनि ही कर सकते हैं। उसको हमारे देश में 2 लोगों ने जागृत किया, पुनर्जागरण जो किया। एक तो रामदेव बाबा आते थे, आपके कॉलेज के सामने स्टेडियम है, वहाँ पे 99 2000 में आते थे। मेरे बहुत सारे पेशेंट उनके कैंप ऑर्गेनाइज करते थे।
500-500 रुपए के टिकट में वो लोगों को योग कराते थे, मतलब मैं उसका विटनेस हूँ। तो योग को उन्होंने पुनर्जागरण किया। उन्होंने बोला कि योग जो है केवल ऋषि मुनि का नहीं है, आप भी कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने यूट्यूब पे लाया, उसको टीवी पे लाया, और कई लोग टीवी देख देख करके योग करने लगे, हालांकि गलत तरीके से करे तो बाद में बीमार होकर के भी मेरे पास आए। तो इसलिए उसका नियम समझना जरूरी है, नियम उसका समझना जरूरी है कि आपको मेडिकली किस तरीके से वो फायदेमंद है। फिर हमारे मोदी जी आए, उन्होंने बोला 21 जून को सबको योग डे मनाना है, और आप लोगों ने साल में एक दिन योग डे मना करके खूब सारे रील्स बना करके डाल दिए होंगे। तो वो योग डे एक दिन के लिए नहीं है, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है। अगर आप योग करना चालू कर देते हैं मेरे लेक्चर के बाद, तो आप ये मान लीजिए कि जो लोग योग नहीं कर रहे हैं उनसे आप थोड़े दिन बाद अलग दिखने लगेंगे, उनसे आप पढ़ाई में अलग हो जाएंगे, उनसे आप मेमोरी में अलग हो जाएंगे, उनसे आप कंसंट्रेशन में अलग हो जाएंगे, उनसे आप थॉट प्रोसेस में अलग हो जाएंगे। तो योग हमें वो करके देता है जो कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकती है। देन नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी में भी मैं बात कर रहा था कि कोल्ड स्पंजिंग, नेचुरोपैथी का क्या इंपॉर्टेंट है। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के मरीजों को आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि सर्जन्स क्या सलाह देते हैं, सीट बाथ। सीट बाथ क्या है, टब में गर्म पानी लेना है और उसमें बैठना है। उससे क्या होता है, हमारे जो लोअर पार्ट है, पेल्विस का पार्ट है, उसकी सेकाई हो जाती है, तो उससे हमारा डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म हो जाती है। तो नेचुरोपैथी हमें बिना दवाई के हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करा सकती है, और आपका जब डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आप बीमार ही नहीं होंगे। तो नेचुरोपैथी इस तरीके से हमको ठीक करती है। ये अभी मैं शिरोधारा के लिए बात कर रहा था। मेरे पास कोविड के बाद बहुत सारे लोग आए जिनको एंजाइटी बढ़ गई, जिनका नींद आना बंद हो गया। तो नींद की परेशानी के लिए लोग गोली खाते हैं, गोली का डोज बढ़ाते जाते हैं, उसके बाद भी नींद नहीं आती है, तब हमारे पास आते हैं और हम उनको सिंपल सा शिरोधारा कराते हैं। शिरोधारा माइग्रेन के लिए, हेडेक के लिए, टेंशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए बहुत फायदेमंद है। तो शिरोधारा का बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये पंचकर्म का एक प्रकार है। ऐसा स्टीम बाथ नेचुरोपैथी में होता है। आजकल लोगों के घर में भी बाथरूम में स्टीम बाथ लगा हुआ है। तो स्टीम बाथ लेने से क्या होगा, आपका जो एनर्जी है वो थोड़ा सा कम होएगा, आपका वजन कम होएगा, या फिर जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, अस्थमा का, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो इस तरीके से कभी गर्म भाप, कभी गर्म पानी, कभी ठंडा पट्टी, ये सारा कुछ जो भी होता है ये नेचुरोपैथी का पार्ट है। ऐसा जकूजी है। आजकल एवियन की परेशानी बहुत बढ़ गई लोगों को। कोविड के बाद जिन्होंने स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा लिया, कई डॉक्टर्स को भी हिप जॉइंट का परेशानी हो गया। तो एवियन के लिए या हिप जॉइंट या पैके के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद है, दैट इज जकूजी। ये पहले पुराने ज़माने में सिट बाथ होता था, अब उसका मॉडर्न तरीका आ गया जकूजी। ये सारा हमारे सेंटर का है। ये पहले ऐसा करते थे, सिट बाथ, टब में बैठते थे, और उसका प्रीवियस वन इज जकूजी। अभी प्रीवियस है। इससे क्या होता है कि इसमें फोर्स के साथ पानी आता है और हमारे स्पाइन पे उसका इफेक्ट आता है, उससे जल्दी ठीक हो जाता है मरीज। नेक्स्ट, यूनानी का मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत मैंने कोशिश करा था। यूनानी मेडिसिन हमारे यहाँ मेन तो पावर जनित के लिए मानी जाती है, कि जिनको पावर की कमी हो जाती है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज होती है। बाकी हमारे घरों में कभी न कभी साफी या फिर उनका जो शरबत आता है वो यूज होता रहता है। तो यूनानी मेडिसिन का भी अपना इम्पोर्टेंस है। आजकल हमारे प्रदेश में भी यूनानी के मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिस तरीके से ये मेडिकल कॉलेज है, बस फर्क ये है कि उतना स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। आयुष मंत्रालय कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से ये यूनानी के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है यूनानी का। सिद्धा जो है वो केवल साउथ में प्रयोग होता है। पूरे देश में केवल कुछ पार्ट है साउथ, वहाँ पे सिद्धा प्रयोग होता है। ये
हमारे ट्रेडिशनल ऐसा माना जाता है कि जो हमारे संत महात्मा लोग थे वो लेकर के आए थे। आप ये सोचिए कि जब इतने बड़े बड़े अस्पताल नहीं थे तब भी तो लोग स्वस्थ रहते थे, तो वो कैसे रहते होंगे? या फिर जब कोविड का 2 महीने 2.5 महीने का दौर था जिसमें एक भी कार्डियक सर्जरी नहीं हुई, एक भी हर्निया ऑपरेशन नहीं हुआ, तब लोग कैसे बचे रहे? तो कुछ ऐसी एंशिएंट चीज़ें भी हैं जो हमको स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। तो उसमें वन ऑफ द सिद्ध कि आप लोगों ने कुंडलिनी जागरण शायद सुना होगा, उसका ही कुछ प्रकार है। देन होम्योपैथी, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। होम्योपैथी क्या है कि पोटेंटाइज्ड मेडिसिन है जिसमें हम ड्रग सब्सटेंस नहीं यूज करते हैं। जो भी पेशेंट को दवाई देते हैं उसमें उनका ड्रग सब्सटेंस नहीं जाता है। होम्योपैथी में केमिकल से बनी हुई दवाइयाँ भी हैं, इलेक्ट्रिकल मेडिसिन भी हैं, वेजिटेबल किंगडम की भी हैं और एनिमल किंगडम की भी है। सभी जगह से हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं, मिनरल्स के भी हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, 1 पार्ट ऑफ द ड्रग सब्सटेंस और 99 पार्ट ऑफ द एब्सोल्यूट अल्कोहल या फिर डिस्टिल वाटर से उसको डिसॉल्व करते हैं। हमारे पास सोने से बनी हुई दवाई भी है, चांदी से बनी हुई भी दवाई है, लेकिन उसमें डायरेक्ट सब्सटेंस आपके शरीर में नहीं जाता है, इसलिए दवाइयाँ नुकसान नहीं करती। सैमुअल हेनीमैन ने इसका इजाद किया था। सैमुअल हेनीमैन खुद एलोपैथिक डॉक्टर्स थे। उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो फिजिशियन है उसका थॉट कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज स्पीडी, जेंटल एंड एंड्यूरिंग रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। डॉक्टर का क्या प्रयास होना चाहिए कि जो हमारा मरीज है उसको कैसे वापस हम हेल्थ की ओर ले जा सकें। जरूरी नहीं है कि किसी एक सिस्टम से हो सके, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम से भी हो सकता है तो भी उसको हमने करना चाहिए। हमारा एम क्या है कि मरीज को सबसे तेज, सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए। The highest ideal of cure is rapid, gentle and permanent। और क्या होना चाहिए, जो क्योर हुआ वो परमानेंट नेचर का होना चाहिए। अगर वो जिंदगी भर दवाई ही खाता रहा तो फिर हमने क्या किया? आप देखे होंगे कि लोगों को बीपी की परेशानी हो जाती है। लोग बीपी के लिए 20 mg या 5 mg की कोई दवाई चालू करते हैं, धीरे धीरे उनका बीपी वापस बढ़ने लगता है, वो दवाई का टैबलेट का मात्रा बढ़ती चली जाती है और बीपी भी बढ़ता चला जाता है। सेम कंडीशन ब्लड शुगर के कारण साथ होता है। ब्लड शुगर का वो दवाई चालू करते हैं, पहले कम मात्रा से दवाई चालू होती है, फिर धीरे धीरे दवाई असर करना बंद कर देती है, फिर उनको इंसुलिन चालू हो जाता है 6 यूनिट से लेकर के 60 यूनिट तक चले जाते हैं, और ब्लड शुगर 200 से लेकर के 600 तक चला जाता है। तब वो डॉक्टर बोल देता है कि अब आपके शरीर पर दवाई असर करना बंद कर दिया है। तब वो लोग अल्टरनेटिव थेरेपी की ओर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम दवाई लेते हैं वो सिंपली मैनेज भी नहीं कर पाती है बॉडी को, तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम फेलियर की ओर जाता है। उसको हम अल्टरनेटिव मेडिसिन के यूज से रोक सकते हैं या क्योर कर सकते हैं। हमारे पास पेशेंट कब आता है, जब कैंसर के बाद ऑपरेशन करा लेता है, कीमोथेरेपी करा लेता है, रेडियोथेरेपी करा लेता है, उसके बाद उसको दोबारा हो जाता है बॉडी के किसी दूसरे अंग में, तब वो हमारे पास आते हैं। पथरी में क्या होता है, एक बार पथरी हुआ है तो खुशी खुशी ऑपरेशन करा लेता है। आजकल सबके पास मेडिक्लेम होता है तो अच्छे से अस्पताल में बढ़िया सा रूम में एडमिट हो जाता है, ऑपरेशन करा लेता है। पैसा तो मेडिक्लेम कंपनी देगी, खुश होकर के डिस्चार्ज होकर आ जाएगा। फिर 6 महीने बाद फिर पथरी हो गई, फिर उसी डॉक्टर के पास गया, फिर उसने बोला एक बार और एडमिट हो जाओ, फिर ऑपरेशन करा लिया। लोगों को फोन पे भी बताता है, वीडियो कॉलिंग से भी दिखाता है कि रूम बहुत अच्छा है और कोई परेशानी नहीं है, ऑपरेशन हो गया है। तीसरी बार फिर से उसको पथरी हो जाती है, फिर वो उसी डॉक्टर के पास जाता है, फिर वो बोलता है ऑपरेशन के लिए, तब वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहता है। तो इस तरीके से होम्योपैथी का इंपॉर्टेंस बढ़ा। होम्योपैथी का पब्लिक डिमांड बहुत ज्यादा है ना। सरकारी स्तर पे हमें उतना सपोर्ट नहीं है, लेकिन पब्लिक डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए होम्योपैथिक आयुर्वेदा अभी भी हमारे देश में जिंदा है। हम लोग ऐसा मानते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटा, मतलब जिस तरीके की बीमारी है उसी तरीके का हमको सब्सटेंस यूज करना है ताकि उसको जल्दी से आराम मिल सके। देन हमारे पास पोटेंसी होती है, जैसे आप लोगों के पास mg होती है वैसे हमारे पास पोटेंसी होती है।
डेसिमल, सेंटीसिमल और 50 स्केल। डिफरेंट स्केल्स होती हैं, उनका डिफरेंट इफेक्ट है। आप लोगों ने कभी वो टॉन्सिल्स के लिए दवाई खाया होगा या टीथिंग टैबलेट खाया होगा, वो सबसे लो पावर की दवाई होती है, डेसिमल स्केल में बनाई जाती है। फिर सेंटीसिमल स्केल आता है और फिर 15 मिलीसिमल स्केल आता है। ये मैं जो मेडिसिन यूज करता हूँ दैट इज एलन पोटेंसी 50 मिलीसिमल स्केल, तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। ये इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा टीवी पिल्स, जिसको शुगर पिल्स बोलते हैं, या पॉपी सीड्स भी देखा होगा। देन हमारे यहाँ मायाजम है। हम लोगों का मानना है कि बीमारियां जो होती हैं वो मायाजम से होती हैं। देन डाइट एंड रेजिमेंट। डाइट एंड रेजिमेंट का आपके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा सहयोग है, वो उस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है। देन ओल्ड एज में हम लोग क्या करते हैं कि बचपन में और जवानी में तो खाने का बहुत ध्यान रखते हैं, जो ओल्ड एज के लोग हो जाते हैं उनको हम निगलेक्ट करते हैं, या खुद भी वो लोग अपने आप को निगलेक्ट करते हैं कि बोले हम आप खा के क्या करेंगे। ऐसा नहीं है। हमारा जो बोन मैरो है वो रेड बोन मैरो बनाना 40 साल के बाद कम कर देता है, मतलब आरबीसी की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो हमको ओल्ड एज के मरीजों पे बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना है। ये सलाद वाला तो आप लोग खाओगे नहीं, तो मेरे बताने का कोई मतलब नहीं है। मेरे भी 2 बच्चे मेडिकल हैं, मैं बोला ना, उनकी मम्मी बोलती रहती कि आप लोगों को डॉक्टरी में यही सिखाया जाता है कि सलाद मत खाया करो। वो क्या करते हैं कि खाना खाते हैं, फिर खाते खाते सलाद साइड में रख देते, बोले इसको आखिरी में खाएंगे, और खाते हैं। तो मैं बोलूँगा तो भी आप लोग खुद से तो खाओगे, तो इसलिए बोलने का कोई मतलब नहीं है। आपको यूथ को डाइट किससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप वर्कआउट करते हैं, आप आराम नहीं करते हो, दिन भर कॉलेज में बैठे होते हो, तो इसलिए आपको डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, सो दैट क्या बीमार नहीं हो। इसमें से जो जो आपको पसंद हो वो आप अपने पसंद अनुसार ले सकते हैं। मैंने डाइट इसी तरीके से प्रिपेयर किया है कि जो भी आपको पसंद हो, किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को खट्टा पसंद होता है, किसी को नमकीन पसंद होता है, तो मैंने उस तरीके का। नेक्स्ट की बात हो चुकी है। नेक्स्ट, ये अगर आपको पसंद है तो आप लिया करिए। स्टूडेंट्स को तो लेना चाहिए, और खास करके लड़कियों को लेना चाहिए, क्योंकि उनको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर ज़्यादा होती है तो एनीमिया की शिकार हो जाती हैं। अगर आप ध्यान से लिटरेचर पढ़ेंगे तो हमारे देश में 60 से 70% फीमेल्स जो है वो एनीमिक है, तो एनीमिया के लिए आप अंजीर खा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने एक किताब लिखी है आपके लिए, ह्यूमन एनाटॉमी, मतलब मानव शरीर रचना विज्ञान, हिंदी में। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हिंदी में भी पढ़ाया जाना चाहिए, तो मैंने एक किताब लिख दिया, ह्यूमन एनाटॉमी, दैट इज मानव शरीर रचना विज्ञान, वो हिंदी में लिखा है। ये आपके मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, उन्होंने भी उसकी तारीफ किया। उससे पहले उच्च शिक्षा मंत्री थे। हमारी एक मैगजीन हम लोग पब्लिश करते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, सेहत एवं सूरत, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हर महीने अलग अलग बीमारियों पर हम निकालते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है लोगों को बीमारी के प्रति अवेयर करना। अभी हम आपको एक प्रति दे रहे हैं, और डाइट का भी हमने बहुत अच्छा लिटरेचर बनाया है, वो भी हम आपको देने जा रहे हैं। थैंक यू। अगर किसी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो वो पूछ सकता है। अगर इफ टाइम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। For the pimples and dark spots. Yes. दही, बेसन, मुल्तानी मिट्टी और हल्दी, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चेहरे पे लेप लगा करके थोड़ी देर रखते हैं, और अगर आपको मिलता है तो चंदन पाउडर, चंदन भूरा आता है, चंदन पाउडर अच्छी दुकान से ले लीजिए, तो उससे न केवल आपका डार्क सर्कल कम होगा, जो ब्लैक स्पॉट है वो भी कम हो जाएगा, और स्किन बहुत निखर करके आएगी। जितना आप केमिकल से दूर रखेंगे उतना अच्छा आपका स्किन रहेगी। ये आप टैग लाइन जीवन में बना लीजिए। मैं कोई भी क्रीम अभी तक नहीं लगाता हूँ, 52 ईयर्स का हो गया हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि आज भी आप इतना चेहरे पे कैसे रौनक रहती है, तो रौनक इसी तरीके से रहती है कि हम लोगों के लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें।
मेंटल इलनेस की बात कर रहा था मैं अभी, सोसाइटी के लिए बात कर रहा था। सोशल हेल्थ क्या है? अगर आप आपके पड़ोसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो आप खुद हेल्दी रहेंगे। उसमें अच्छा बताया था ना वो 3 इडियट्स में कि वो क्या करता है कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं करता है। वो अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मैगजीन डाल देता है रात को रूम में, मतलब वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं सोचता है। तो जब आप सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो आपको उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आप अच्छा सोचिए लोगों के लिए, भले वो आपका कंपटीटर है, आप उससे हेल्दी कंपटीशन रखिए। आप देखिए आपको कई सारी बीमारियां वैसे ही नहीं होंगी। यस, गॉट इट। और गर्म पानी पी सकते हैं। अगर आप रोज गर्म पानी 1-2 बार पीते हैं तो उससे भी आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। स्किन का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है? पानी। जल ही जीवन है, ये सुना होगा आपने। और बिन पानी सब सून, ये भी सुना होगा आपने। तो अगर पानी की कमी होगी तो स्किन आपकी डिहाइड्रेटेड रहेगी, उससे आप स्किन पे कोई भी लेप लगाएंगे वो चमक नहीं आएगी। तो पानी की कमी ना हो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट सर, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में जब पेन ज़्यादा होता है, यस, वेरी गुड, पानी बना रहता है, बहुत ही कॉमन सी परेशानी है फीमेल्स की। या तो बैक एक होता है या फिर एब्डोमिनल एक होता है। कई लड़कियां तो ऐसी हैं जो 2-2 दिन उठ नहीं पाती हैं, और कई लोगों को तो मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होने के पहले 2 दिन पहले से ही परेशानी हो जाती है और 4 दिन बाद तक बनी रहती है। बेटा आप सिट बात किया करिए। आप देखिए सिट बात आप गूगल पे जाकर के खोज सकती हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आफ्टर स्टूल, लैट्रिन जाने के बाद आप टब में गर्म पानी ले लीजिए, उसमें जब तक गर्म पानी है थोड़ी देर बैठना है। या ड्यूरिंग योर बाथ, जब आप नहाने जाती हैं तो उस समय आप टब में गर्म पानी रख लीजिए, उसमें बैठा करिए। उससे आपका बैक एक और एब्डोमिनल एक दोनों ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं ठीक होता है तो आप होम्योपैथिक दवाई नोट कर लीजिए, मैग्नीशिया फास्ट। मैग्नीशिया फास्ट, मैग फास्ट करके होम्योपैथिक स्टोर पे अवेलेबल है। टैबलेट मैग्नीशिया फास्ट, रेकवेक जर्मनी की 3x या 6x पावर की टैबलेट मैग्नीशिया फास्ट, मैग फास्ट 3x या 6x। आप इसको रेगुलर ले सकती हैं 2-3 महीने तक। आपका मेंस्ट्रुअल के समय होने वाली बैक और एब्डोमिनल एक दोनों ही ठीक हो जाएगा। जब स्पेशल सेंसस पढ़ाता हूँ या मैं जब भी वाइवा लेता हूँ तो आँख के लिए बहुत सारा क्वेश्चन पूछते रहता हूँ। तो आँख की जिनको परेशानी है उनको मैं बता रहा हूँ, या तो आप बादाम खूब सारा खाया करिए आलमंड्स, या फिर त्रिफला घृत अवेलेबल है। त्रिफला घृत आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। त्रिफला पाउडर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, त्रिफला घृत आपके ठीक सामने यहाँ पे मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे आप जाकर के त्रिफला घृत ले सकते हैं। रोज आप 1 से 2 चम्मच त्रिफला घृत अगर दूध के साथ लेते हैं तो आँख का चश्मा उतर सकता है, या आँख का जो चश्मे का पावर बढ़ रहा है वो रुक जाएगा। और अगर आप लोग सेल्फ बना सकते हैं तो मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ। इसको फार्मूले को आप अपने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। 1 kg ऑफ आलमंड्स, मतलब बादाम खरीद लीजिए, 1 किलो आलमंड्स। बादाम में एक दूसरा बादाम आता है मामड़ा बादाम, आधा किलो मिश्री, इसी प्रपोर्शन में खरीद सकते हैं, मतलब कम भी खरीद सकते हैं। 1 पाव बारीक सौंफ और 100 ग्राम सफेद मिर्च पाउडर। 1 किलो मामड़ा बादाम, आधा किलो मिश्री, खड़ी वाली मिश्री आती है, 100 ग्राम नहीं 250 ग्राम सौंफ, बारीक सौंफ, मतलब एक पाव बारीक सौंफ, और 100 ग्राम सफ़ेद मिर्च, भूरी मिर्च के नाम से आती है। इसका पाउडर बना करके खाने से आपका ब्रेन पावर अच्छा रहेगा, याददाश्त अच्छी रहेगी, और आपके आँखों के लिए अमृत समान है। तो स्टूडेंट्स जिनको चश्मा लगा हुआ है या जिनको मेमोरी वीक है वो इस तरीके का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो बादाम, आधा किलो मिश्री, 1 पाव सौंफ और 100 ग्राम भूरी मिर्च या सफ़ेद मिर्च, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। यस, एनीवन? सो थैंक यू टू ऑल, आपके इंटरैक्शन के लिए भी थैंक यू। और यहाँ के सभी जो मैनेजिंग अधिकारी हैं जो इस कार्यक्रम को आयोजित किया, जो लेक्चर आयोजित किया, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।